प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई अफसर आता है, वो कहता है जी आधी रात को 12 बजे बुला लो लोकसभा और बुला के अनाउंस कर दो नोटबंदी। वो साइन कर देते हैं, अच्छा इससे क्या होगा, इसके लिए होगा। आधी रात को बुला लो, जीएसटी लागू कर दो। कौन सी फाइल है? ये फाइल है। वैसे बोल देते हैं फाइल रख जाओ, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ते नहीं है। क्योंकि हैं जी, अच्छा हाँ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। फाइलें हमारे पास भी आती हैं, 5-10 मिनट में पता चल जाता है फाइल क्या कहती है। बस ये दिखाने के लिए कि मैंने पढ़ ली है, उसके बाद अफसर को बुलाते हैं, साइन कर देते हैं। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम से कम पढ़ के तो साइन करे। और हमारे जो कन्वीनर हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनको तो पता है पैसा कहां से लाना है और कैसे पब्लिक को देना है, उनको सब पता है। ये फर्क होता है पढ़ाई का। किसी ने मुझे भेजा कि एक आदमी था बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। तो ऐसी कहावत चलती है, ऐसी बुझारत चलती है आजकल। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया भाई साहब। तो उसको अगर देश हमारे सामने बिक रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे, गोपाल राय जैसे, संजय सिंह जैसे लोग अगर बता रहे हैं जनता को कि भाई देश बिक रहा है, हमारे सामने कुछ करिए वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, देश बिक रहा है, देश सेल पे लगा रखा है, अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के पास देश सेल पे लगा रखा है, तो इसमें क्या आपत्ति वाली बात है जी? तो रोकना हमारा काम है। आज के दिन अंग्रेजों ने 23 साल के 22 साल के 3 नौजवानों को फांसी दे दी थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनको ये लगता था इनको फांसी देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फांसी शरीरों को दी, उनके विचारों को नहीं दे पाए। विचार जिंदा है अभी भी। देखिए भाई साहब, विचार किसी भी उम्र में आ सकते हैं। भगत सिंह 17 साल की उम्र में घर से निकले थे और 23 साल की उम्र में फांसी हो गई, लेकिन 6 साल में उनकी बौद्धिकता अगर देखोगे, पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या आदमी थे वो, क्या लोग थे वो। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बुकटेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, क्या लोग थे वो। उन्होंने अपने सपनों की आजादी ये तो नहीं सोची थी जो आजकल है, ये तो उनके सपनों की आजादी नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं। वो कहते थे आजादी तो आके रहेगी, आजादी तो मिलेगी। चिंता सिर्फ एक बात की थी, जो चिंता बिल्कुल सही निकली। चिंता उनको ये थी कि आजादी के बाद ये देश कौन से हाथों में जाएगा, और वो चिंता उनकी सही निकली। 75 साल हो गए भाई साहब, अभी सीवरेज, गलियां, नालियां, छप्पड़, टोबे अभी वहीं रुके हुए हैं। 75 साल हो गए। और बड़े साहब हैं वो, उनको ये लगता है जब से मैंने ओथ लिया देश तब से आजाद हुआ है। वो 6 साल वाजपेयी वाले भी खा जाते हैं बीच में ही, उनमें भी कह देते हैं 70 साल से कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता। अभी हम क्यों कह रहे हैं, हमारा क्या लेना देना, मोदी जी हटाओ या किसी और को हटाओ, हम क्यों कह रहे हैं? हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। हमें तो दिक्कत यह है कि हमारे सामने हमारा देश बिक रहा है। तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी भाई जब देश बिक रहा था तुम क्या कर रहे थे? कम से कम हम जितने लोग आए हैं, ये अगली पीढ़ी को आंखों में आंखें डालकर तो कह सकते हैं जिस दिन जब देश बिक रहा था हम आवाज तो उठा रहे थे ना। सूरज ने डूबने से पहले पूछा कोई है जो मेरी जगह लेगा, तो एक छोटे से दिए ने कहा मैं कोशिश करके देखूंगा। कोशिश तो करिए ना, कोशिश तो करनी बनती है ना। एक जंगल में आग लग गई, पूरे जंगल में आग फैल गई, सब जानवर भाग गए। एक छोटी चिड़िया थी, चोंच में थोड़ा पानी भर के आग पर फेंक दी।
फिर जाती, फिर चोंच भर के लाती पानी की, फिर आग पर फेंकती। फिर जब 10-15 बार ऐसा किया, दूसरे जानवर हंसने लगे। अरे भोली चिड़िया, ये तेरी गलतफहमी है, तेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, भाग जा। चिड़िया ने कहा, ये मुझे पता है, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब जंगल की हिस्ट्री लिखी जाएगी, आप सबका नाम दुम दबाकर भागने वालों में होगा और मेरा अकेली का नाम आग बुझाने की कोशिश करने वालों में होगा। यही फर्क है। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। अरविंद जी, एक गांव में भैंसें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों की दूध देने वाली भैंसें चोरी हो जाती थी। एक रात 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात फिर 1 भैंस चोरी हो गई, तीसरी रात फिर 2 भैंसें चोरी हो गई। तो गांव वाले इकट्ठे होकर एक साधु संत के पास गए, उसी गांव के बगल में ही रहता था वो। उन्होंने कहा, जी संत जी, अपनी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए क्या हुक्म है, क्या करें, हमारी तो भैंसें चोरी हो रही हैं और हमारा काम जो है वो दूध पर चलता है, हमारे परिवार पलते हैं दूध पर। तो उन्होंने, जो संत महात्मा थे, उन्होंने कहा, एक चद्दर तान लेना, चारों कॉर्नर जो है ना, चारों कोने चद्दर के 4 आदमी पकड़ के खड़े हो जाएं और अनाउंसमेंट कर दो, पूरा गांव उस चद्दर के नीचे से निकलेगा। निकालते जाना, जिसने भी भैंसें चोरी की होंगी, जैसे भी चद्दर से नीचे से निकलेगा, तुरंत निकलने के बाद वो मर जाएगा। अनाउंसमेंट कर दी, 4 आदमी चद्दर लेके खड़े हो गए। भाई साहब, पूरा गांव निकल गया, बच्चे भी निकल गए, बूढ़े भी निकल गए, नौजवान भी, और साथ में औरतें भी, महिलाएं भी, सब निकल गए। कोई नहीं मरा। कोई इधर उधर कोई रिश्तेदारी में क्या हुआ था उसको भी लाए, उसको भी नीचे से निकालो, है तो अपने गांव, कोई नहीं मरा। फिर दोबारा गए, संत जी कोई नहीं मरा। तो संत जी ने कहा कि चद्दर किसको पकड़ाई थी? कहते ये और ये और ये। तो संत ने कहा, जो भैंसों के चोर थे वो तो चद्दर तान के खड़े थे और चोर अपने आप में से ढूंढ रहे हो। सो देश को बेचने वाले तो चद्दर पकड़कर खड़े हैं और चोर हम जनता में से ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, इनसे चद्दर, देश की चद्दर इनसे छीन कर इनको चद्दर से नीचे से निकालो, देखना इंसाफ कैसे होता है। 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे, 130 करोड़ जनता का हिसाब करना है।